हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज फिर आपके सामने करंट अफेयर्स का नया सीरीज लेके हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो लेट्स गेट इनटू द सीरीज। सबसे पहले आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम आपके लिए पिक किया गया है, कॉलोनियल एरा परफॉर्मेंस एक्ट, कॉलोनियल एरा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। जैसे आपने देखा होगा कि कॉलोनियल एरा में व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इन इंडिया, उन्होंने ढेर सारे ऐसे एक्ट्स को पास किया हुआ था जिसका मुख्य मकसद ये था कि ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कितने एफिशिएंटली इंडिया में कंडक्ट करवाया जा सके और इंडियन नेशनलिस्टिक ट्रेंड को कितना हद तक कंट्रोल किया जा सके। ठीक, तो इन पर्पजेस की वजह से बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए थे। वही कॉलोनियल एरा एक्ट्स जो आज के समय में दोबारा से हाईलाइट हुआ है, दैट इज द कॉलोनियल एरा ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या संदर्भ है? अभी रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही क्वेश्चन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलोनियल एरा लॉज, citing one that permitted the arrest of the people dancing in public places। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में बातचीत किया हुआ है कि कैसे इन सब एक्ट्स के वजह से लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्टेल हो रहा है और आज़ादी के इतने साल बाद भी हम इस मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये परफॉर्मेंसेस एक्ट में अगर देखेंगे, स्पेशली इसका मकसद ये होता है कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे डांस करने से रोका जाए, राइट, डांस करने से रोका जाए। और इसका अगर विशेष अगर इसका कोई इवेंट अगर देखेंगे तो ये इवेंट आपको दिखने को मिलेगा ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876। इसको इनेक्ट किया गया था लगभग 1875-76 में। स्पेशली दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन इंडिया, पार्टिकुलरली आफ्टर द विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 एंड 76। 1875 और 76 का जो समय है, अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये पोस्ट 1857 का टाइम है। पोस्ट 1857 का मतलब क्या है? 1857 में द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, सिपाही म्यूटिनी, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद भारत में नेशनलिस्टिक ट्रेंड राइज होगा, नेशनलिस्ट ट्रेंड राइज होगा, राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी भावनाएं भारत में उफान मार के आएंगे और इस राष्ट्रवादी विचारों में हमको देखने को मिलेगा ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत के लिए असहज होता हुआ चला जा रहा था, क्योंकि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द क्राउन और 1857 के बाद क्राउन अपने तरीके से इंडियंस का लॉयल्टी हासिल करने के लिए कई सारे बिग डिग्निटरीज लगातार विजिट करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दैट इज अ प्रिंस ऑफ वेल्स की भी एंट्री होगी भारत में। लेकिन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से रोत-प्रोत लोगों क्या करेंगे कि वो इसको बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं करेंगे और इस नॉन वेलकमिंग ट्रेंड्स को ब्रिटिशर्स try to suppress it in the form of an act, Dramatic Performances Act 1857. It was part of a broader crackdown that included the Vernacular Press Act and Sedition Law. आपको सेडिशन लॉज और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी साथ में देखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था जो 1878 में आया हुआ था? इसमें इंडियंस ने अपनी लैंग्वेजेस में लोगों को नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को स्प्रेड करने में और ब्रिटिशर्स के द्वारा किए जा रहे एक्सप्लॉयटेशन को सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कोई भी एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा भारत में फैले, इसके लिए दे ब्रॉट दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके साथ साथ सेडिशन लॉज भी लाए गए थे। सेडिशन लॉ अर्थात देशद्रोह कानून, कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ अगर जाएगा, देश मतलब यहां ब्रिटिश सरकार से मतलब है, अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सेडिशन लॉज लगाए जा सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को आप इन यूनिसन आपको देखना है। अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये तीनों लॉज दीज आर नॉट अलोन, देयर वर मैनी अदर लॉज, देयर वर मैनी अदर कॉलोनियल लॉज व्हिच ट्राई टू
कर्ब द फ्रीडम ऑफ द इंडियन पीपल। जैसे एक इंपॉर्टेंट लॉ और आपको ध्यान में रखना होगा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, लगभग आपको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी देखने को मिलेगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का मकसद क्या था? एज यू नो, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स, लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर आपको रेवेन्यू सोर्सेस को इंक्रीज करना है तो यू नीड टू एक्सपैंड द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। टू एक्सपैंड द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर यू नीड टू कट डाउन द फॉरेस्ट and make much more forested area into the agriculture fields। जब आप फॉरेस्टेड एरियाज को एग्रीकल्चर फील्ड में शामिल कराएंगे तब डेफिनेटली आप ट्राइबल पीपल के कांटेक्ट में आएंगे। वो ट्राइबल पीपल जो आज़ादी की जिंदगी जी रहे थे, दे वर नॉट दैट सेटल्ड पीपल, उनके साथ ब्रिटिशर्स का कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के समय पे नहीं था, ब्रिटिशर्स से पहले मिडाइवल एज और एंशिएंट एरा में भी ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा था। इसके चलते हुए कई सारे ट्राइबल अपराइजिंग होंगे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोका, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड ऑल्सो कंटिन्यूड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्रिटिशर्स। तो इन सब सिलसिला में हमको ये चीज देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स ने एक्ट लेके आए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसमें कई सारे ट्राइबल पीपल को, जस्ट लाइक द संथल्स, जस्ट लाइक द आहिर्स, जस्ट लाइक द गुर्जर्स, ऐसे ढेर सारे कम्युनिटीज को इस एक्ट के अंदर रख के प्रोसिक्यूट करने का काम किया गया। 1947 में आज़ादी के बाद हमने सबसे पहले इन सारे लॉज को रिपील करने की कोशिश की। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2000 से ज़्यादा ऐसे कॉलोनियल लॉज को रिपील किया है या अमेंड किया हुआ है। तो इसी नज़रिए से आपको ये सारे प्रोसेस को समझना है, ठीक है। तो लेट्स गेट इन अनदर स्लाइड। अगर इसके की प्रोविजंस को अगर आप देखेंगे ड्रामेटिक प्रिवेंशन एक्ट के बारे में, तो आपको सबसे पहले समझना है कि बैन ऑन परफॉर्मेंसेस, कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस, कोई भी इस टाइप का परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि ये किसी प्रकार का वल्गैरिटी सामने लेके आ रहा है या एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। नथिंग शुड बी देयर, नथिंग शुड बी देयर, नो ड्रामा शुड बी परफॉर्म एंड एवरी ड्रामा गॉट बैन देयर। गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट था, मतलब कि देशद्रोह कानून के नाम पे सरकार के ऊपर सब कुछ निर्भर था कि सरकार कौन से एक्ट को एंटी नेशनल या सेडिशियस मानेगा, राइट। और सरकार को किसी भी चीज के लिए लॉजिक देने की आवश्यकता नहीं थी या जरूरत नहीं थी। The ban was based on the government's opinion without the need for concrete proof। इसके साथ थर्ड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो इस सर्च एंड सीजर पावर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को सर्च एंड सीजर का पावर दिया गया था कि जिस भी वेन्यू में ऐसे ड्रामा होते हुए उनको लगेगा वहां जाके सर्च एंड सीजर्स कर सकते थे, लोगों को अरेस्ट कर सकते थे, जो भी वस्तु, जो भी चीजें, जो भी सेटअप वहां पे इस्तेमाल हुए हैं उनको कॉन्फिस्केट कर सकते थे और सजा के रूप में बोथ इन प्रिजन एंड मटेरियल, दोनों सेंस में सजा देने का भी प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। जैसे जो भी वायलेटर्स होंगे उनको 3 महीने तक का जेल और फाइन या फिर दोनों का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत था। लेकिन आज़ादी के बाद सबसे पहले सवाल यही उठेगा कि जितना भी अन्याय आज़ादी से पहले हमारे साथ हुआ था वो सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। तो इसमें क्या किया गया, इस एक्ट को फाइनली 2018 में रिपील किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको बाकायदा पार्लियामेंट से रिपील किया गया है ना। और मोदी गवर्नमेंट के बारे में अगर ध्यान देंगे तो मोदी गवर्नमेंट ने लगभग 2014 के बाद से 2000 के लगभग ऐसे कानून को रिपील किया है या इनके असर को खत्म करवाने का काम किया है। Although the Dramatic Performances Act 1876 was declared unconstitutional and no longer in use, it was formally repealed by the Parliament through the Repealing and Amending Act 2017। भले ही ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसको 2017 में बाकायदे
रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट के थ्रू उसको फाइनली एंड किया गया था, है ना। हाउएवर इट हैड नॉट बीन अ वैलिड लॉ सिंस 1956 ड्यू टू इट्स इनकॉन्सिस्टेंसी विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के बाद ये कोई ज्यादा एप्लीकेबल इंडियन सिनेरियो में नहीं है, जो आपको यहां पे समझना है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में, जुडिशियल रूलिंग्स किस प्रकार की हैं, तो लेट्स गेट इनटू इट। इलाहाबाद हाईकोर्ट का 1956 का जजमेंट है ना, जिसमें कोर्ट ने बोला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है ये एक्ट असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब क्या होता है? इट इज वायलेटिंग द पीपल्स फंडामेंटल राइट, स्पेशली द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंड, मद्रास हाईकोर्ट ने 2013 में मद्रास हाईकोर्ट ने कई सारे स्टेट वाइज भी, प्रोविंस वाइज भी जो ऐसे एक्ट्स बने हुए थे कॉलोनियल पीरियड में, उनको भी स्ट्रक डाउन किया। जैसे तमिलनाडु ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1954 को जो है स्ट्रक डाउन किया। Not only that, not only these states were there were other states too in the line of implementation of this colonial laws, just like मध्य प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, तमिलनाडु, इन सारी स्टेट्स में भी इस टाइप के सिमिलर लॉज मौजूद थे। ऐसे लॉज को हटाया गया, राइट। और इनके साथ साथ अदर स्टेट्स एंड यूटीज में भी हमको इस टाइप के लॉज चलते हुए दिखेंगे। अगर कोर्ट्स के एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे तो लखनऊ ब्रांच ऑफ द, इसमें एक केस हुआ था 1953 में, इसको भी आप जान लीजिए। तो लखनऊ ब्रांच ऑफ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA प्लान टू स्टेज अ प्ले बेस्ड ऑन मुंशी प्रेमचंद्स शॉर्ट स्टोरी ईदगाह। 1938 में लखनऊ ब्रांच ऑफ पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या किया हुआ था कि ईदगाह नाम के प्ले को रखने के, इसको जो है प्रेजेंट करने के रूप में या परफॉर्म करने के बारे में बात किया हुआ था। इनिशियली शुरुआती दौर पे थिएटर को लखनऊ मजिस्ट्रेट ने परमिट किया, बट जब ये परफॉर्मेंस चल रहा था इसके आधे में जाके इसको रोका गया, इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई और जितने भी लोग, जो भी लोग इस परफॉर्मेंस में शामिल थे, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दिख रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन फैक्ट्स को समझा और ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट को एग्जामिन किया। इसने कहा कि ये सारे लॉज, ये कॉलोनियल लॉज फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन करते हैं, इसलिए इनको हटाना बहुत जरूरी है। तो 1956 में क्या हुआ? द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, stating that its procedural restrictions on free speech and expression violated Article 19(1)(a) of the Indian Constitution। ये freedom of speech and expression आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट करता है। और यहां तक कि इस लॉ के अंदर किसी भी प्रकार का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, राइट। हमारे पास फ्रीडम, हमारे यहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्रीडम हमारे पास है, बट फ्रीडम में हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। और हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, राइट। ये भी अप्रोचेस हमारे पास दिए गए हैं, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से क्राइटेरिया को भी टच करना जरूरी है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से क्राइटेरिया के अंतर्गत भी नहीं आता है। और इसके साथ साथ कोई देखने को मिला हुआ है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को प्रमोट करने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो और ये एक और सवाल, एक और आर्टिकल में कुछ और बातें बताई गई हैं, जैसे कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियल एरा लॉज इन इंडिया। इसके क्या ऐसे रीजन है जिसके वजह से आज भी ये कॉलोनियल एरा के लॉज आज भी जारी हैं? तो सबसे पहली बात हम करेंगे आर्टिकल 372। आर्टिकल 372 में साफ साफ बताया गया है कि द लॉज इन फोर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वुड कंटिन्यू अनलेस रिपील्ड और अमेंडेड। जो भी कानून आजादी के समय पे मौजूद थे भारत में, वो दो ही शर्त पे खत्म हो सकते हैं, या तो उनको पार्लियामेंट के द्वारा रिपील किया जाए या तो उनको अमेंड किया जाए। जब तक वो रिपील और अमेंड नहीं होंगे तब तक ये सारे कानून जारी होंगे। दूसरी बात, लैक ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, लैक ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, ठीक है। ये क्या है? अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से
If you look into it, colonial laws are not presumed constitutional. When challenged, the government must justify their validity. Colonial laws को हम संवैधानिक नहीं मानते हैं, इसीलिए जब जब भी इसको अगर चैलेंज करना होगा, अगर इसको चैलेंज करेंगे तो सरकार को इसका संवैधानिकता को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। इसके जस्ट उलट अगर आप देखेंगे, लॉज इनेक्टेड बाय इंडियाज पार्लियामेंट आर प्रिज्यूम्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। इंडिया के सांसद के द्वारा, संसद के द्वारा पास कानून को संवैधानिक माना जाता है। इसीलिए द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पिटिशनर्स टू शो दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए आप देखोगे इनके वायलेशन के बारे में बात करेंगे तो पिटिशनर के ऊपर ये बर्डन पड़ेगा कि पिटिशनर कैसे बताएगा उसको कि ये सारे लॉज आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट का डिफेंस क्या है कॉलोनियल लॉज को लेके? गवर्नमेंट तीन तरीके से बात करती है। अगर सबसे पहले बात करेंगे, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सारे गवर्नमेंट्स ने कॉलोनियल लॉज को अपने अपने तरीके से एक्सप्लॉइट किया हुआ है। इसका सबसे मेजर एग्जांपल आपके पास प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक कॉलोनियल लॉज है। उस कॉलोनियल लॉ को दोनों पार्टीज ने अपने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। करंट गवर्नमेंट ने जैसे सेडिशन लॉ को अपने साथ यूज किया हुआ है। सेडिशन लॉ को जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी इसका इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। तो यहां से पता चलता है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ विल पावर प्लस कहीं ना कहीं इन सर्च ऑफ एब्सोल्यूट पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस को एक तरीके से चैलेंज करने के लिए दिस थिंग्स आर बीइंग डन इन इंडिया, राइट? एंड डिफेंडेड द मैरिटल रेट एक्सेप्शंस a colonial era provision which is currently under challenge in the Supreme Court। तो ये कई सारे पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, प्रीलिम्स में भी इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते रहते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इन कॉलोनियल लॉज के बारे में जानकारी रखनी है ताकि आप इसके स्थिति को समझ सकें और अपने बेहतर ओपिनियंस को डेवलप कर सकें। ठीक, तो कैसा लगा आपको? आप प्लीज़ अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को, इस न्यूज़ आइटम को समझिए और अपने एग्जामिनेशंस के ऑल 3 लेवल्स में इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग एक नया सेगमेंट लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।